नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अप्रैल 2025 से जीएसटी R1 की रिपोर्ट को लेके कई बार अपडेट आ चुके हैं। अप्रैल 2025 के अंदर जीएसटी पोर्टल पर एडवाइजरी आई थी भी जब आप अपनी जीएसटी R1 की रिपोर्ट को फाइल करोगे और उसके अंदर जो टेबल नंबर हमारा 12 है जो कि हम HSN कोड की समरी आउटवर्ड सप्लाई हमारी डिक्लेयर हम करते हैं और अभी तक हम HSN वाइज कोड की जो हमारी समरी थी हम उसको कंसोलिडेटेड ही शो कर रहे थे, यानी कि हमारी जो रजिस्टर्ड कंपनी को अगर हमने सेल किया है चाहे हमने अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, सभी को कंसोलिडेटेड ही हमने HSN कोड को टेबल नंबर 12 के अंदर हम दिखाते रहे हैं। लेकिन पोर्टल पर अपडेट आया था अप्रैल 2025 से कि जब आप अपनी रिटर्न मई 2025 के अंदर फाइल करोगे तो वहां पर जब HSN कोड की समरी जो आप दिखाओगे उस HSN कोड को समरी को आपको कुछ इस तरीके से B2B और B2C की सप्लाई वो आपको अलग अलग शो आपको करनी पड़ेगी। अब कंसोलिडेटेड आपको नहीं दिखानी है। अब 1 मई 2025 के अंदर एक नई एडवाइजरी आई है जो कि आई है टेबल नंबर 13 को लेके, जिसके अंदर हम हमारी कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट इशू हमने किए हैं उसकी डिटेल हमें टेबल नंबर 13 में अब देना मैंडेटरी हो गया है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट जो हमारा टेबल नंबर 13 जहाँ हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो हम पहले भी करते रहे हैं और आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ को हम स्किप भी कर सकते थे तो भी हमारी जीएसटी R1 की रिटर्न है जो अपलोड हो जाती थी। लेकिन अब जब हम मई 2025 की जून 2025 के अंदर जीएसटी R1 की रिपोर्ट को फाइल करेंगे तो उसके अंदर हमारा 13 नंबर जो टेबल है वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल अपने डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में भी, और इसके अंदर टेबल नंबर जो 12 है आपका उसके अंदर जो हमारी HSN वाइज समरी है उसको भी हमें अलग अलग सेपरेट अब दिखाना पड़ेगा। हालांकि इसके अंदर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ रिपोर्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में ओरिजिनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अप टू डेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये सब कुछ आपको प्रीपेयर करके देगा। तो अभी मैंने टैली सॉफ्टवेयर में से एक्सेल के अंदर ये जीएसटी R1 को एक्सपोर्ट किया है। हालांकि ये मेरा इसके अंदर जो भी प्रॉपर डाटा है B2B का B2C का प्रॉपर डाटा मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, मेरी B2C की सेल है, B2B की सेल है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सब ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन यहाँ पर एक्सेल के अंदर डॉक्यूमेंट समरी के अंदर कुछ नहीं आया, यहाँ पर HSN समरी भी आ गई और डॉक्यूमेंट समरी नहीं आया। और अभी तक क्या होता है, अगर ये हमारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट समरी को ना भी एक्सपोर्ट कर रहा हो तो भी हमारी जीएसटी R1 जब अपलोड होती थी हमें बिना किसी एरर के अपलोड हो जाती थी। लेकिन अब हमें इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रॉपर आपके पास जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपकी कंपनी के द्वारा जो भी मई महीने 2025 के अंदर या हर मंथ की बात करें आने वाले टाइम के अंदर, तो जो भी आपकी कंपनी के द्वारा डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे, अब डॉक्यूमेंट तो सारे बहुत सारे होंगे हमारे पास वाउचर में, पेमेंट वाउचर भी होंगे, जर्नल वाउचर भी होंगे, रिसिप्ट वाउचर भी होगा, सेल परचेज क्रेडिट नोट डेबिट नोट सब कुछ होगा। तो क्या हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस टेबल नंबर 13 में दिखाने होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आपको जो अपने टेबल नंबर 13 में जो डॉक्यूमेंट समरी की जो आपको डिटेल देनी है वही डिटेल हमें शो करनी है जहां हमारा जीएसटी का रूल उनके ऊपर लागू हो रहा हो या उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने प्रॉपर कोई जीएसटी लगाया हो। जैसे कि हमारे सेल इनवॉइस बनाते हैं तो सेल इनवॉइस के ऊपर क्या होता है कि जो हम सेल इनवॉइस बनाते हैं तो उसके ऊपर CGST HGST या फिर IGST टैक्स हम लगाते हैं, तो वो एक हमारा प्रॉपर जीएसटी का डॉक्यूमेंट है। इसकी समरी डिटेल हमें इस 13 नंबर टेबल में देनी पड़ेगी। इसी तरीके से कोई क्रेडिट नोट अगर आपने कंपनी ने कोई इशू किया, जैसे कोई सेल रिटर्न कस्टमर ने दे दिया, आपको गुड्स वापस कर दिया और आपने सेल रिटर्न का क्रेडिट नोट बना दिया तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी लगाया होगा, तो उसकी डिटेल भी हमें इस डॉक्यूमेंट समरी में देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपने कोई रेट डिफरेंस का कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी, यानी कि जिस वाउचर के ऊपर हमने जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट किया है, यानी कि वो जीएसटी रूल के अंदर वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसी की रिपोर्टिंग हमें टेबल नंबर 13 में करनी है। ऐसे तो हम क्रेडिट नोट डिस्काउंट का भी बनाएंगे तो वो समरी हमें देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो एक जनरल एंट्री है। कॉन्ट्रा वाउचर भी होगा तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर भी कोई जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट की डिटेल हमें इसके अंदर टेबल नंबर 13 में देने की जरूरत नहीं है। यानी कि केवल हमें वही डॉक्यूमेंट देनी है जिसके ऊपर हमने जीएसटी लगाया है, जैसे सेल इनवॉइस हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, इस तरीके के डॉक्यूमेंट। या जैसे हमारी कोई RCM इनवॉइस हमने बनाया, सेल्फ इनवॉइसिंग हमने करी है तो उसकी समरी भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें एक बात विशेष ध्यान में रखना है भी अब बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर उनकी जो सेल वाउचर की सीरीज है वो अलग अलग चलती है। अलग अलग मतलब जैसे किसी ने रिटेल की, होलसेल की और अलग अलग बिल बुक उन्हें लगा रखी है, या बहुत सारी कंपनी B2B यानी कि रजिस्टर्ड लोगों के लिए अलग बिल बुक मेंटेन करी भी है। अनरजिस्टर्ड यानी कि जैसे कैश के बिल हो गए या कोई छोटे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो गए, उनको जब वो सेल करते हैं तो वो एक अपनी अलग बिल बुक लगा के रखते हैं, तो उनके पास में 2 अलग अलग सीरीज की सेल बिल बुक है, तो वो उनको सभी को अलग अलग यहाँ पर शो करेंगे।
ऐसा नहीं है भी मान लीजिए उन्होंने 10 तो B2B के इन्वॉइस बना दिए और उनके पास में 20 इन्वॉइस ऐसे हैं जो B2C के बनाए हैं, तो टोटल इन्वॉइस हो गए उनके पास में 30। तो यहाँ पर वो 30 एक साथ इकट्ठा शो नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 इन्वॉइस उन्होंने B2B के बनाए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर उनको अलग मेंशन करनी होगी, और जो 20 इन्वॉइस B2C की हैं, ठीक है, उनकी सीरीज यहाँ पर उनको अलग मेंशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास में 2 सीरीज है, 3 सीरीज है, 4 सीरीज है, जितनी भी सीरीज है, चाहे वो क्रेडिट नोट की हो चाहे वो डेबिट नोट की हो, सबको यहाँ पर आपको इस वाउचर नंबर के अंदर डिटेल में प्रॉपर शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इस तरीके के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी ये सेल के वाउचर बनाए हैं, 1 नंबर इनवॉइस से मेरा स्टार्ट हुआ है और 20 नंबर इनवॉइस तक बना है, यानी कि टोटल मेरा वाउचर काउंट कितनी होगी 20, और नेट इशू कितनी है 20। तो यानी कि मेरा कैंसिल इसके अंदर कोई भी नहीं है, 1 नंबर से 20 नंबर इनवॉइस है वो प्रॉपर मेरे सही है। अब इसके अंदर चाहे वो आपका B2B है B2C है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखा दी है मैंने। अब कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए मेरे इसके अंदर 18 नंबर इनवॉइस मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब इनवॉइस तो 1 नंबर से स्टार्ट हुआ था, एंड मेरा 20 भी हुआ है, तो अगर अपने वाउचर काउंट की बात करें तो ये वाउचर कितने काउंट करेगा 20 ही करेगा। और अब मान लीजिए 18 नंबर इनवॉइस मेरा कैंसिल है, तो इस अगर 18 नंबर इनवॉइस मेरा कैंसिल है तो मेरे को इस कैंसिल कॉलम के अंदर एक की डिटेल मेरे को यहाँ पर देनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो नेट इश्यू आएगा वो आ जाएगा 19 यहाँ पर, यानी कि आपने 19 इनवॉइस ऐसे हैं जिसके ऊपर GST का टैक्स आपने लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है भी आपने कोई सेल इनवॉइस इशू कर दिया और उसकी रिपोर्ट आपने यहाँ पर कैंसिल में करी नहीं है, तो आपके जितने भी इनवॉइस आपके हैं वो सारे के सारे आपके नेट इशू में मान लिए जाएंगे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो लास्ट मंथ के अंदर या जैसे 30 तारीख को या 29 तारीख को 28 तारीख को 2-3 बिल बुक अपनी बिल बुक में ब्लैंक छोड़ देते हैं। कई बार उनको बैक डेट के अंदर कोई बिलिंग करनी पड़ सकती है, तो अगर उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया तो अगर उसको बाद में अगर उस नंबर का वो इनवॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एरर आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 18 नंबर इनवॉइस मैंने छोड़ रखा है और अभी तक उसकी डिटेल मैंने कैंसिल में भी नहीं दी, तो लेकिन अब मेरा 20 नंबर इनवॉइस तो बन चुका है, 18 मैं बना नहीं सकता क्योंकि अब मैंने मई मंथ की रिपोर्ट यहाँ पर जून में कर दी। लेकिन अगर मैं ये बात जून में जाके बोलूँगा भी मेरा 18 नंबर इनवॉइस भी बना है, तो यहाँ पर मेरे को पोर्टल अब एरर दे देगा भी आपने 1 नंबर से 20 नंबर तक तो आपने मई के अंदर ही बना दी थी, तो 18 नंबर इनवॉइस आप जून में किस तरीके से बना रहे हो। तो ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है, इसी की वजह से आपको नोटिस भी आ सकते हैं। तो अब आपको ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कैंसिल आपको अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने ब्लैंक छोड़ भी दिए तो अगर आपको पता है भी कोई इन्वॉइसिंग नहीं है तो आपको GSTR1 रिपोर्ट को फाइल करने से पहले पहले उनको कैंसिल के अंदर दिखाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो नेट वाउचर जो काउंटिंग है वो प्रॉपर सही तरीके से हो सके। और इसी तरीके से जो हमारी HSN वाइज समरी है वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाएगी, हालांकि पोर्टल पर भी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे हमारी मई मंथ की रिटर्न जाएगी। हालांकि ये अप्रैल से स्टार्ट था लेकिन 1 मंथ का इसको एक्सटेंड करके मई 2025 के अंदर इसको कर दिया है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपडेट आपको मिल जाएगा, B2B और B2C की आपको सेपरेट अलग अलग मिल जाएंगी। या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास में कोई भी हो, आपको ज़्यादा यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट समरी सॉफ्टवेयर आपको प्रॉपर बना के देगा। बस शर्त यही है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसकी सीरीज प्रॉपर सही तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, RCM की इनवॉइस है, या अगर आपने कोई सर्विस के अगेंस्ट में कोई एडवांस आपने रिसीव किया है तो उसकी भी आपको रिसिप्ट वाउचर बनानी पड़ेगी। अगर आपका कोई नॉर्मल कस्टमर है, आपने पहले सेल किया था, बाद में आपके पास उसका पैसा आ रहा है, उसके बाद आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कर रहे हो, तो वो रिसिप्ट की एंट्री हमें इस डॉक्यूमेंट समरी में नहीं देनी है। या अगर अपनी कंपनी ने किसी को पेमेंट करी है तो वो पेमेंट वाउचर की आपको एंट्री यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसा वाउचर जिसके ऊपर GST लगा हुआ है वही वाउचर की समरी डिटेल हमें यहाँ पर इशू करनी पड़ेगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें जो सेल वाउचर की सीरीज है वो प्रॉपर अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई इनवॉइस कैंसिल है तो आपको कैंसिल में भी दिखाना पड़ेगा। अब बात आएगी टर्नओवर की, भी कितने टर्नओवर लोगों को कंपनी को आपको ये डॉक्यूमेंट समरी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर टर्नओवर की कोई बात भी नहीं है, चाहे आपकी कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ है, चाहे आपके टर्नओवर की कंपनी की 20 करोड़ है। अगर आप GSTR1 की रिपोर्ट को फाइल करते हो तो अब आपके लिए मैंडेटरी ही है भी आपको सभी तरीके के डॉक्यूमेंट जहाँ पर GST लगा हुआ है उनकी सब की रिपोर्ट आपको टेबल नंबर अब 13 में करनी पड़ेगी। अगर आप मई 2025 से टेबल नंबर 13 को अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपकी GSTR1 की रिपोर्ट फाइल